बच्चों, मैं सीता कंवर स्वागत करती हूँ आपका राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हमने हमारी बुक के हिस्ट्री के सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसके तहत हमने भारत और विश्व के इतिहास को समझा। अब आपको क्या करना है, आपको वो सारे वीडियो देखने हैं और अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि आज से हम शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटी के अध्याय। तो हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 5, जिसका नाम क्या है, लोकतंत्र। इसमें हम किसका अध्ययन करेंगे, लोकतंत्र यानी जनता के शासन का अध्ययन करेंगे। और इस चैप्टर को हम कुल 5 वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें से आज हम हमारा फर्स्ट वीडियो शुरू कर रहे हैं। और फर्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, लोकतंत्र के अर्थ और प्रकार को डिस्कस करेंगे कि लोकतंत्र किसे कहा जाता है और लोकतंत्र के कितने रूप होते हैं। तो एक बार देख लेते हैं हम क्या अध्ययन करेंगे लोकतंत्र के अर्थ का। फिर विभिन्न जो विद्वान हैं वो लोकतंत्र को किस तरह से परिभाषित करते हैं, हम उन परिभाषाओं को बारीकी से समझेंगे। उसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि आखिर जिस शासन व्यवस्था को हम लोकतंत्र कह रहे हैं, तो ऐसी उसमें क्या विशेषताएं होती हैं जो उसे अन्य शासन प्रणालियों से अलग करती है। और उसके बाद हम समझेंगे लोकतंत्र के विभिन्न प्रकार या रूप के बारे में। अब ये पोर्शन शुरू करने से पूर्व हम ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा। तो हमारा ये चैप्टर कुल 5 अंक का है। एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का यानी अति लघुत्तरात्मक, और एक क्वेश्चन आएगा हमारा 4 नंबर का यानी लघुत्तरात्मक। ठीक है, तो टोटल 5 नंबर का है ये। यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन बनेगा, 1 नंबर में पूछा जा सकता है लोकतंत्र के रूप में से आर्थिक लोकतंत्र क्या है, सामाजिक लोकतंत्र क्या है, या फिर परिभाषा पूछी जा सकती है, लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए, या फिर लोकतंत्र का अर्थ बताइए। तो चलिए इन्हीं क्वेश्चंस को माइंड में रखते हुए हम लोकतंत्र के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बच्चों, इससे पहले हमने इतिहास पढ़ा। इतिहास पूरा कहानी पे और घटनाओं पे केंद्रित था, लेकिन चूंकि अब हम राजनीति वाला पोर्शन शुरू कर रहे हैं और इसमें जो मेन होता है कॉन्सेप्ट को समझना, यानी अवधारणाओं को समझना। अवधारणा एक बार समझ में आ गई तो आप पूरा आसानी से पढ़ सकते हैं। तो लोकतंत्र को शुरू करने से पूर्व मैं राजनीति विज्ञान की एक मूलभूत अवधारणा आपको बताना चाहूँगी, राज्य कि राज्य किसे कहते हैं। भारत क्या है, भारत एक देश है। हम सामान्य तो बोलते हैं भारत देश है, अमेरिका देश है, चीन एक देश है, लेकिन अगर हम राजनीति विज्ञान के टर्म में देखें तो इन्हें राज्य कहा जाता है। और राज्य के कुछ निश्चित अंग होते हैं, कुछ निश्चित घटक होते हैं। जब वो घटक किसी भी देश में होते हैं, किसी भी क्षेत्र में होते हैं, तो हम उसे राज्य कहते हैं। तो एक बार हम राज्य को देखते हैं, जिससे कि फिर आगे हम लोकतंत्र को उससे कनेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं हम राज्य। राज्य के 4 मूलभूत कारक होते हैं, 4 मूलभूत तत्व होते हैं। ये जब तत्व होंगे तभी हम किसी देश को, किसी क्षेत्र को राज्य कहेंगे। सबसे पहला तत्व होता है निश्चित भूभाग हो, मतलब जिसे हम राज्य की संज्ञा देना चाह रहे हैं उसके पास अपना एक निश्चित क्षेत्र हो, निश्चित भूभाग हो। जैसे भारत का क्षेत्र निश्चित है, सुपरिभाषित है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, उत्तर से दक्षिण तक, इसी तरह से पूर्व से पश्चिम तक परिभाषित है कि ये बाउंड्री है वो भारत की है, ये बाउंड्री है जो अमेरिका की है, ये बाउंड्री है जो रूस की है, यानी निश्चित उसका भूभाग होना चाहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण तत्व होता है वो होता है जनसंख्या, यानी उस क्षेत्र विशेष में एक निश्चित निवास करने वाली जनसंख्या होनी चाहिए, यानी मानव संसाधन वहाँ होने चाहिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारक है उसे हम कहते हैं सरकार। क्या कहते हैं, सरकार। सरकार राज्य को मूर्त रूप प्रदान करने का कार्य करती है, क्योंकि राज्य का कोई निश्चित आकार नहीं होता। अब मैं बोलूँ आपको कि भारत दिखाओ मुझे, तो भारत को आप कैसे देख सकते हो। भारत की सरकार जो भारत को रिप्रेजेंट कर रही है, भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, आप उनके माध्यम से ही तो देख सकते हो ना कि ये भारत है ना। ऐसे तो है नहीं कि भारत, हम वो प्रतीकात्मक दिखाते हैं भारत माता, लेकिन क्या असल में राज्य का कोई स्वरूप होता है, नहीं होता। सरकार ही राज्य को मूर्त रूप प्रदान करने का कार्य करती है। और जो ये सरकार होती है ये कई तरह की होती है, इसको हम कई भागों में डिवाइड करते हैं। इसके बारे में अधिनायक तंत्र,
कुलीन तंत्र, लोकतंत्र, राजतंत्र। तो जो लोकतंत्र है ये क्या है, सरकार का ही एक रूप है, सरकार का ही एक प्रकार है। कि सरकार किसे कहते हैं, सरकार राज्य को मूर्त रूप प्रदान कर रही है, सरकार शासन का संचालन कर रही है। अब शासन का संचालन किन नियमों के आधार पे होगा, किन व्यक्तियों या व्यक्तियों समूहों के द्वारा किया जा रहा है, उसके आधार पे हम विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियां डिवाइड करते हैं। जैसे कि राजतंत्र, जिसमें राजा शासन करता है, वंशानुगत शासन होता है, राजा के बाद राजा का पुत्र, फिर उसका पुत्र, है ना, वंश परंपरा चलती रहती है। इसी तरह से जब हम कुलीन तंत्र की बात करते हैं तो उसमें जो समाज का कोई विशिष्ट वर्ग होता है, जिन्हें विशिष्ट स्थिति प्राप्त होती है, चाहे धन के आधार पे, बुद्धि के आधार पे, है ना, तो जो ये कुलीन वर्ग है, कुलीन कुछ लोग हैं, समूह हैं, उनके माध्यम से जब शासन का संचालन किया जाता है तो तब हम उसे कुलीन तंत्र कहते हैं। और अधिनायक तंत्र किसे कहते हैं, अधिनायक तंत्र में एक व्यक्ति या व्यक्ति का जो समूह होता है वो जबरदस्ती पावर अपने हाथ में ले लेता है, उसकी सत्ता ही सब कुछ होती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, अधिनायक तंत्र कहते हैं। और फिर आ जाता है हमारा लोकतंत्र, लोकतंत्र, लोक प्लस तंत्र, जनता का तंत्र, जनता का शासन। तो यही है हमारे चर्चा का महत्वपूर्ण विषय लोकतंत्र। लेकिन उससे पहले एक और तत्व जो छूट गया है उसको देख लेते हैं, वो क्या है, संप्रभुता, संप्रभुता या प्रभुसत्ता। क्योंकि जब आप पॉलिटी के चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि संप्रभुता किसे कहते हैं, सरकार किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं बच्चों प्रभुसत्ता, प्रभुसत्ता के बगैर हम किसी भी जो क्षेत्र है, चाहे उसमें ये तीनों विशेषता ही क्यों ना हो, हम उसे किसका दर्जा नहीं देंगे, हम उसे दर्जा नहीं देंगे एक राज्य का। क्योंकि राज्य का दर्जा हासिल करने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता जब तक नहीं होगी तब तक कोई भी क्षेत्र विशेष राज्य नहीं कहलाएगा। तो प्रभुसत्ता होती क्या है, प्रभुसत्ता सर्वोच्च शक्ति होती है जो कि उस राज्य को आंतरिक और बाह्य दोनों ही क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्रदान करती है। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, भारत के माध्यम से। क्या कोई भी देश बिना भारत की इच्छा के या सहमति से उस पर संधि थोप सकता है या उस पर कोई नियम कानून लाद सकता है? नहीं ना, क्योंकि भारत पूरी तरह से अपने बाह्य मामलों के लिए स्वतंत्र है। इसी तरह से क्या भारत सरकार के द्वारा बनाए गए किसी कानून से ऊपर कोई संस्था हो सकती है? नहीं हो सकते, क्योंकि आंतरिक मामलों में भी भारत सरकार स्वतंत्र है। ठीक है, व्यक्ति, समूह, संस्था सब उसके कानूनों का पालन करेंगे। तो प्रभुसत्ता हमने देखा राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है जो कि उसे आंतरिक और बाह्य दोनों ही क्षेत्र में स्वतंत्रता प्रदान करती है। और इस संप्रभुता का केंद्र लोकतंत्र में क्या होता है, जनता होती है। क्योंकि जनता अपने मताधिकार का उपयोग करके सरकार को ये शक्ति देती है कि वो कानूनों का निर्माण कर सके। तो शक्ति का असली केंद्र कौन है, जनता, है ना। तो प्रभुसत्ता किसमें केंद्रित हुई, लोकतंत्र में, जनता में केंद्रित हुई। तो हमने समझा राज्य के चार कारक, जब ये चार कारक होते हैं तब हम कहते हैं कि ये राज्य है ना। विश्व के मानचित्र में हम देखें 192 193 के लगभग ऐसे स्वतंत्र या हम कहें ऐसे राज्य हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। सरकार के प्रकार हमने देख ही लिए, भाई शासन का संचालन जिस नियम से हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, उसके आधार पे हम अलग अलग शासन प्रणाली बताते हैं और उसमें से एक है लोकतंत्र। तो चलिए अब आते हैं लोकतंत्र के ऊपर। सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। लोकतंत्र को अंग्रेजी में कहा जाता है, इसका जो अंग्रेजी रूपांतरण होता है उसे बोलते हैं डेमोक्रेसी। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डेमोक्रेसी। अब जो डेमोक्रेसी है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। शब्द उत्पत्ति हम देख रहे हैं तो डेमोक्रेसी जो शब्द है वो दो ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द हैं, डेमोस प्लस क्रेटिया। एक बार और बोलिए, डेमोस प्लस क्रेटिया। अब डेमोस का क्या तात्पर्य है, डेमोस से तात्पर्य है, पहले इसका जो शाब्दिक अर्थ था वो लिया जाता था भीड़, लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ अभी डेमोस का मतलब क्या है, क्या तात्पर्य है इसका, डेमोस से तात्पर्य है जनता।
और क्रेटिया से तात्पर्य है शक्ति। अब हम दोनों को एक साथ लेंगे तो लोकतंत्र का क्या मतलब हुआ? जनता की शक्ति, ठीक है। और लोकतंत्र को प्रजातंत्र भी कहा जाता है और इसे जनतंत्र भी कहा जाता है। ये तीनों एक ही हैं, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जनतंत्र, और तीनों का एक ही मतलब है, जनता का शासन, ठीक है। जिसमें जनता क्या तो खुद शासन कर रही है, मतलब खुद शासन कार्यों में भाग ले रही है, या फिर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्यों में भाग लिया जा रहा है। तब हम कहेंगे ये क्या है? ये प्रजातंत्र है। तो जनता की शक्ति पर आधारित शासन क्या कहलाता है? प्रजातंत्र। तो ये हमारा क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का, ठीक है। डेमोक्रेसी यानी उसका अर्थ बताइए, लोकतंत्र का अर्थ परिभाषित कीजिए। अब देखिए लोकतंत्र की परिभाषा कि अलग अलग जो विद्वान हैं राजनीति के क्षेत्र में, अभी हम राजनीति पढ़ रहे हैं तो राजनीति के अकॉर्डिंग अवधारणाएं देखेंगे, आगे हम राजनीति के बाद भूगोल देखेंगे, फिर अर्थशास्त्र देखेंगे। तो हर एक जो विषय होता है उसकी अपनी अलग अवधारणा होती है। तो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं दी हैं, लोकतंत्र की जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो परिभाषा है वो किसकी है? अब्राहम लिंकन की है। क्या कहा था अब्राहम लिंकन ने? कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा ही शासन है ना, बाय द पीपल फॉर द पीपल, ठीक है। आया ध्यान में? ये परिभाषा हम प्रारंभिक कक्षाओं से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो एक बार समझते हैं अब्राहम लिंकन ने क्या कहा है कि लोकतंत्र जनता का शासन है, जनता बना रही है उस शासन को, क्योंकि जनता क्या तो खुद शासन करे या फिर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करे। किसकी भागीदारी है? जनता की भागीदारी है। तो जनता का शासन है, किसके लिए है? जनता ने खुद के लिए बनाया है। आगे हम अवधारणाएं जब पढ़ेंगे जॉन लॉक की, है ना, जो महत्वपूर्ण उदारवादी थे, क्या कहा उन्होंने कि व्यक्ति को कुछ अधिकार प्राकृतिक प्राप्त होते हैं। व्यक्ति जब जन्म लेता है तभी से उसे कुछ विशिष्ट अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, स्वतंत्रता के, समानता के। अपने इन अधिकारों की रक्षा करने के लिए वो सरकार का निर्माण करते हैं। तो जनता ने किसके लिए बनाया है? खुद के लिए बनाया है, ठीक है। और ये जनता के द्वारा ही शासन है। आया समझ में? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, यानी पूरी पावर कहाँ केंद्रित हो रही है? जनता में केंद्रित हो रही है, नागरिकों, लोगों में केंद्रित हो रही है। अगली परिभाषा है सीले की। लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति शासन कार्य में भाग लेता है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। शासन जो संचालन हो रहा है उसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। किसने कहा? सीले ने कहा है। अगली परिभाषा डायसी ने दी है। लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग क्या होता है? शासक होता है, रूलर होता है। मैंने बताया ना कैसे हुआ शासक? शासक ऐसे हुआ कि शासन के कार्यों में वह भाग ले रहा है। हम देखते हैं आगे जब बात करेंगे राजनीतिक लोकतंत्र के रूपों की, तब उसमें हम देखेंगे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र आता है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो कि यूनान के प्राचीन नगर राज्यों में पाया जाता था, उसमें जनता खुद इकट्ठा होती थी और सभा होती थी, उसी में कानूनों पर विचार विमर्श होता था, यानी जनता के द्वारा ही एक तरह से शासन किया जाता था। तो इस परिभाषा में स्पष्ट रूप से जो प्राचीन अवधारणा थी ना, उसको नकार दिया गया। प्राचीन राजतंत्र की क्या अवधारणा थी? कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार होता है और सारी शक्तियां राजा में केंद्रित होती हैं, और जो शासक होता है राजा, वो विशिष्ट प्राणी होता है। लेकिन ये तो बोल रहा है कि जो राज्य है उसका अधिकांश भाग, राष्ट्र का अधिकांश भाग क्या होता है? शासक होता है। तो कोई विशिष्ट शक्ति नहीं है ना, ये तो अधिकतर जो जनता होती है वो शासक होती है। किसमें? लोकतंत्र में। ये आम आदमियों का शासन है। नेक्स्ट परिभाषा दी है लॉर्ड ब्राइस ने। क्या कहा है लॉर्ड ब्राइस ने? लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्य की शासन की शक्ति किसी वर्ग विशेष में केंद्रित होने के बजाय, कि ऐसे नहीं कि एक स्पेशल जो क्लास है उसी में ही शक्ति होगी शासन करने की, ऐसा लोकतंत्र में नहीं होता। वर्ग से क्या तात्पर्य है? वर्ग से तात्पर्य है कि हम विभाजन कर दें कि जैसे कि पूंजीपति वर्ग, साधन संपन्न वर्ग, है ना,
कि विशिष्ट कुलीन वर्ग कि इन्हीं में ही शक्ति केंद्रित हो, ऐसा लोकतंत्र में नहीं होता। फिर कैसा है लोकतंत्र में? लोकतंत्र में संपूर्ण समाज के सदस्यों में शासन की शक्ति केंद्रित होती है। प्रभुसत्ता किस में केंद्रित होती है? जनता में केंद्रित होती है। तो आया समझ में? सारी परिभाषाएं रटनी नहीं है, याद नहीं करनी है। दो जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं वो आपको देख लेनी है। अब्राहम लिंकन ने क्या कहा और सीले ने क्या कहा, और फिर जो भी क्वेश्चंस बनते हैं आगे, लोकतंत्र के प्रकार बताइए, रूप बताइए, कुछ भी, तो उसमें एक परिभाषा आपको ऊपर जरूर लिख देनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परिभाषाओं से। हमें बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहली विशेषता जी हमने देखी, लोकतंत्र तो जनता का शासन है, मेरा, आपका, हमारा, हम सबका शासन है। हो जाते हैं ना जब हम 18 साल की, सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्राप्त है ना, हमें वोटिंग करते हैं, अपनी सरकार चुनते हैं, तो हमारा इन्वॉल्वमेंट है ना, हमारी भागीदारी है ना हमारी सरकार को बनाने में। तो किसका शासन है लोकतंत्र? हमारा शासन है। इस भारत को केंद्र में रखते हुए इन चीज़ों को समझो, क्योंकि भारत विश्व का महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक राष्ट्र है। भारत हुआ, है ना, अमेरिका हुआ, तो इस तरह से लोकतंत्र शासन का एक साधन है, साध्य नहीं है। क्या मतलब होता है साधन से, और क्या मतलब होता है साध्य से? साध्य मतलब लक्ष्य, और साधन मतलब उस लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन, है ना। तो लोकतंत्र खुद एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि लोकतंत्र तो साधन है। तो फिर लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है ना, स्वतंत्रता है लक्ष्य, समानता है लक्ष्य, नागरिकों के जो मूल अधिकार हैं वो है लक्ष्य। ठीक है, तो पूरी तरह से जनता इसमें हो गई साध्य। हम जनता हैं, हम प्रजा हैं, तो हम हैं साध्य। और लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र है साधन। हमारी मानव की गरिमा है, स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है, बंधुत्व है, तो ये सब जो साध्य है, इनको प्राप्ति का साधन है लोकतंत्र। लोकतंत्र जनता द्वारा निर्मित होता है और जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। उत्तरदायी होना किसे कहते हैं? मैं अपने कार्यों के लिए आपके प्रति उत्तरदायी हूँ, मेरे अच्छे कार्यों के लिए, मेरे बुरे कार्यों के लिए। मैं सरकार में बैठी हुई हूँ, अगर मैंने गलत कार्य किया है तो भी मुझे जनता को जवाब देना पड़ेगा। मैं जवाबदेही हूँ, क्योंकि पावर मुझे किसने दी है? जनता ने दी है। मैं उनके प्रति उत्तरदायी हूँ, मुझे अपने हर कार्य का जवाब देना होगा। तो लोकतंत्र जनता के प्रति उत्तरदायी शासन है। लोकतंत्र एक विकासशील शासन है। लोकतंत्र का धीरे धीरे विकास हुआ है। आपको क्या लगता है लोकतंत्र अचानक से धारणा विकसित हो गई? नहीं, लोकतंत्र का अचानक से प्रकटीकरण नहीं हुआ, धीरे धीरे विकास हुआ है। जैसा कि मैंने बताया, प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता था, स्पेशली एथेंस में, है ना, हम उसका उदाहरण देते हैं। फिर धीरे धीरे लोकतंत्र का विकास हुआ। पहले लोकतंत्र का संबंध लिया जाता था, लोकतंत्र को उदारवाद से जोड़ा गया, और उदारवाद में व्यक्तिवाद पे फोकस किया गया था, यानी सिर्फ व्यक्ति को ही केंद्र में रखा गया था। फिर धीरे धीरे अवधारणा चेंज हुई, फिर लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा आ गई, है ना, कि अधिक से अधिक लोगों का विकास हो। तो लोकतंत्र का धीरे धीरे विकास हुआ है। अगर हम देखें विकास को, हम इस संदर्भ में भी समझ सकते हैं भारत के उदाहरण से। भारत में ज़्यादा पीछे मत जाओ, महाजनपद काल का आप उदाहरण ले लो, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का। जब मैंने बताया था कि 2 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं थी 16 महाजनपदों में, कुछ में तो था राजतंत्र और कुछ में था गणतंत्र। तब हमने देखा था पावा के मल हुए थे, है ना, और लिच्छवी थे, पावा के मल थे। तो ये जो थे मल थे, लिच्छवी थे, शाक्य थे, इनमें गणतंत्र पाया जाता था, और इनकी एक संस्था भी होती थी जो जहाँ पर ये विचार विमर्श करके, परिषद होती थी, विचार विमर्श करके शासन की नीतियों का निर्धारण किया करते थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि उस समय में सभी व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। कुछ विशिष्ट वर्ग के व्यक्ति होते थे जिनको मत देने का अधिकार होता था। ठीक है, फिर बाद में धीरे धीरे सभी को, महिलाओं को, सभी को मताधिकार प्राप्त होने लग गया, और फिर असली लोकतंत्र का स्वरूप सामने आया। तो पहले लोकतंत्र इतना शुद्ध कहाँ था? कुछ ही व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त था। फ्रांस की क्रांति में हमने देखा कि फ्रांस की क्रांति में जो क्रांति हो गई उसके बाद भी महिलाओं को अधिकार प्राप्त नहीं थे, सिर्फ जो संपत्तिशाली वर्ग थे उनको ही मताधिकार प्राप्त था। तो लोकतंत्र एक विकासशील शासन है, समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से इसने विकास किया है और आगे भी करता जा रहा है।
अब हम बात करते हैं लोकतंत्र के विभिन्न रूपों की या प्रकार की। तो लोकतंत्र के मोटे तौर पे 4 रूप बताए गए हैं: राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र। तो चलिए एक एक करके सारे रूपों को समझते हैं। सबसे पहला है राजनीतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र को उदारवाद से जोड़ा गया है। इससे पहले व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा जाता था, फिर इसे उदारवादी लोकतंत्र कहा जाने लग गया, और चूंकि यूरोप में ये अवधारणा जन्मी थी तो इसे पश्चिमी लोकतंत्र कहा गया, क्योंकि पश्चिमी देश थे, पश्चिमी लोकतंत्र कहा जाने लग गया। फिर इसे आगे जब हम इसका परिष्कृत रूप देखते हैं तो इसे मेनली जो उदारवादी लोकतंत्र है उसके रूप में ही जाना गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि उदारवाद क्या होता है, तभी हमें राजनीतिक लोकतंत्र अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने आपको जब औद्योगिक क्रांति पढ़ाई थी तो औद्योगिक क्रांति बताई थी आपको कब हुई थी? 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध से लेकर 19वीं सदी तक हमने देखा कि औद्योगिक क्रांति के तहत बहुत सारे आविष्कार हुए, परिवर्तन हुए। लेकिन अगर हम विश्व के मानचित्र पे देखें तो पुनर्जागरण का जो काल था, पुनर्जागरण के काल से धीरे धीरे यूरोप में चेतना का उदय हुआ, नए नए आविष्कार हुए, नई नई अवधारणाओं के बारे में सोचा गया। तो उसके बाद हम देखते हैं कि 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, इस दौरान जो उदारवादी चिंतन था वो प्रारंभ हो गया था। और जो जॉन लॉक हैं, जो कि इंग्लैंड के थे, उन्हें उदारवाद का जनक कहा जाता है। जॉन लॉक ने एक स्पष्ट परिभाषा दी थी व्यक्ति को केंद्र में रखते हुए कि जो व्यक्ति है ना, उसको जन्मजात कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं जो उससे छीने नहीं जा सकते हैं। व्यक्ति स्वतंत्र होता है जन्म से ही, है ना, और उससे समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए, उसे किसी वर्ग के आधार पर नहीं बांटा जाना चाहिए। तो इस तरह के उन्होंने विचार दिए। फिर उन्होंने कहा कि जो ये व्यक्ति हैं ये अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए अपनी सहमति से सरकार बनाते हैं, है ना, सरकार बनाते हैं, और ये उस सरकार पे निगरानी रखने का कार्य भी करते हैं। जैसे एक गृह स्वामी है, वो अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए एक चौकीदार नियुक्त करता है, लेकिन वो समय समय पर उस चौकीदार के कार्यों की निगरानी भी करता रहता है कि चौकीदार ठीक ढंग से रात के समय निगरानी का काम तो कर रहा है ना, कहीं ऐसे तो नहीं सो गया। तो इस तरह की उन्होंने बात कही कि ऐसे सरकार बनती है, इस तरह से सरकार के साथ जोड़ा उदारवाद को। तो शुरू में हम देखते हैं ना, तो उदारवाद व्यक्तिवाद था, एक्चुअल में सिर्फ व्यक्ति पे केंद्रित था, व्यक्ति के अधिकारों की, व्यक्ति की संपत्ति के अधिकार पे, व्यक्ति की स्वतंत्रता पे, व्यक्ति की समानता पे, बस इन पे बल देता था। लेकिन जब इसकी आलोचना होने लग गई व्यक्तिवाद की, क्योंकि व्यक्तिवाद से फिर पूंजीवाद विकसित हो गया, तो फिर इसने अपने आप को थोड़ा परिष्कृत किया और फिर ये उदारवाद का लोक कल्याणकारी रूप सामने आया। और उदारवाद क्या कहता है? उदारवाद ये बोलता है कि जो मनुष्य है वो चिंतनशील प्राणी है, विवेकशील प्राणी है, वो ही अपने सरकार का निर्माण करता है और सरकार के निर्माण करने का, सरकार का पदच्युत करने का अधिकार उसे ही होता है। तो जो ये उदारवाद है, उदारवाद और लोकतंत्र की अवधारणा लगभग साथ साथ चली है। तो ये परंपरागत उदाहरणा भी हम उसे कह सकते हैं, परंपरागत या शास्त्रीय, यानी बहुत प्राचीन समय से ये जो अवधारणा है, ये जो रूप है, ये प्रचलन में आ गया था। तो उदारवादियों ने राजनीतिक लोकतंत्र के 2 रूप बताए हैं। उदारवादियों ने जो राजनीतिक लोकतंत्र है उसको 2 प्रकार से परिभाषित किया है। पहला है राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र, ठीक है, और दूसरा होगा शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। तो राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का सीधा साधा मतलब है लोकतांत्रिक राज्य से, अर्थात जो प्रभु सत्ता है, जो मैंने बताई राज्य की सर्वोच्च शक्ति, वो जनता में निवास करती है और सरकार के निर्माण पे, मतलब सरकार बनाने से लेकर सरकार के कंट्रोल, सरकार पर नियंत्रण रखने तक जो अंतिम शक्ति होती है वो जनता को ही प्राप्त होती है। ये कह रहा है, कौन कह रहा है? लोकतांत्रिक राज्य, है ना। ये राजनीतिक लोकतंत्र की अवधारणा है कि जनता सर्वे सर्वा है, जनता को ही सरकार बनाने का, उसे पदच्युत करने का अधिकार होता है, ठीक है। तो ये एक तरह से जो कानूनी प्रभुसत्ता है ना, उस पर राजनीतिक प्रभुसत्ता की श्रेष्ठता को सिद्ध कर रही है ये अवधारणा। अब आप पूछेंगे कि ये कानूनी प्रभुसत्ता क्या होती है, राजनीतिक प्रभुसत्ता क्या होती है? तो प्रभुसत्ता के कई प्रकार होते हैं, ठीक है। प्रभुसत्ता जो कि मैंने महत्वपूर्ण अंग बताया था राज्य का, उसके कई प्रकार होते हैं। हम तो 2 को समझ लेते हैं। कानूनी जो प्रभुसत्ता होती है उसे सीधा साधा आप मतलब ले लो कि जो राज्य की, किसी भी राज्य की जो
कानून बनाने की जो संस्था होती है ना, उसे हम कहेंगे वैधानिक या कानूनी प्रभुसत्ता की। उसके द्वारा कानून बनाए जा रहे हैं, कानून बनाने की वो सर्वोच्च संस्था है। राजनीतिक प्रभुसत्ता से सीधा साधा तात्पर्य है जनमत से। जनमत है, जनमत के निर्माण करने वाले जो साधन है, मीडिया है, ये सब, ठीक है। तो ये जो अवधारणा है ये बोलती है कि जो कानूनी प्रभुसत्ता है ना, उससे भी बड़ी होती है राजनीतिक प्रभुसत्ता, जनमत उससे भी बड़ा होता है। चलिए, इसका दूसरी जो परिभाषा इन्होंने दी है उदारवादियों ने राजनीतिक लोकतंत्र की, कि शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। अब जो लोकतांत्रिक राज्य था उसका ही व्यवहारिक रूप है शासन के रूप में लोकतंत्र। अब जो ये लोकतांत्रिक शासन है इसको दो भागों में बांटा गया है। हम जैसे नॉर्मली हमसे कोई पूछता है कि लोकतंत्र के प्रकार बताइए, तो हम यही बताते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लेकिन अभी हमने देखा कि लोकतंत्र का जो एक रूप है राजनीतिक लोकतंत्र है ना, तो जो लोकतांत्रिक शासन है उसके दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो हालांकि इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर इसका क्लियर करते हुए, क्योंकि ये एक अलग क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ हम संक्षिप्त में समझते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो कि प्रारंभिक चरणों में था, क्योंकि प्रारंभ में छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे, तो उसमें डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी थी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, वो आराम से व्यवहारिक रूप से संभव हो पाता था। जैसे मैं उदाहरण लेना चाहूँगी एथेंस का, जो कि यूनान का नगर राज्य था। इसमें क्या होता था, जैसे कोई भी कानून का निर्माण करना होता था तो इस तरह से एक सभा में सभी व्यक्ति उपस्थित हो जाते थे और अपने आपस में मत विमत के माध्यम से ये कानून का निर्माण करते थे। इसके अलावा एक ज्यूरी के रूप में ये न्याय करने का कार्य भी करते थे, यानी सभी लोगों की उसमें भागीदारी होती थी। जैसे अभी मैं बताऊं आपको कि मुझे लोकतंत्र पहले पढ़ाना चाहिए या केंद्र सरकार पहले पढ़ानी चाहिए, ये अगर मैं क्लास में पूछूं और क्लास में बहुमत से ये कहा जाए कि नहीं मैडम पहले आप लोकतंत्र मत पढ़ाओ, आप केंद्र सरकार पढ़ाओ, हमें वो पढ़ना है, तो ये हो गया एक तरह से प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का रूप। एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया है कैसे हुआ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का रूप, कि भाई एक क्षेत्र विशेष में, मेरी क्लासरूम एक क्षेत्र है, वहाँ पे जितने भी छात्र बैठे हैं वो नागरिक हो गए हैं उसके, ठीक है, ये सब अपना मत दे रहे हैं खुद उपस्थित होकर के, और उनके मतों के आधार पर निर्णय लिया गया कि मुझे केंद्र सरकार पहले पढ़ानी है। तो ये उदाहरण हो गया प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का। लेकिन क्या मुझे ये बताओ, क्या व्यवहारिकता में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र संभव है? नहीं है संभव, क्योंकि आजकल इतने बड़े बड़े राज्य होते हैं। अब भारत को देखो कितना विशाल देश है, तो क्या यहाँ पे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र संभव है कि मैं एक क्षेत्र विशेष में सभी लोगों को इकट्ठा कर लूँ और फिर वो लोग सभी भागीदारी निभाते हुए शासन के संबंध निर्णय लें? व्यवहारिक है ही नहीं, संभव है ही नहीं भाई। यहाँ तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में मैंने जो फर्स्ट उदाहरण दिया, वहाँ मैं इसलिए निर्णय लेने में, जनता से करवा पाने में सक्षम हुई क्योंकि एक छोटा क्षेत्र था, है ना, और जनसंख्या भी कम थी, आराम से निर्णय हो गया। लेकिन आजकल के जो देश हैं भौगोलिक दृष्टि से भी बड़े हैं, जनसंख्या भी ज़्यादा है, तो व्यवहारिकता में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र यानी जनता खुद उपस्थित होकर शासन के कार्यों में भाग ले, तो वो संभव ही नहीं है। तो वर्तमान में हम देखें ना, तो अधिकतर राज्यों में क्या पाया जाता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही पाया जाता है। तो राज्यों से कंफ्यूज नहीं होना है। राजनीति विज्ञान में जो देश होते हैं, जैसे कि भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इन सबको क्या कहा जाता है? राज्य कहा जाता है। समझ में आ गया ना? वैसे हम नॉर्मल टर्म में तो क्या बोलते हैं? राज्य, राजस्थान, हरियाणा वगैरह, लेकिन राजनीति विज्ञान के टर्म में राज्य हमने देख ही लिया, जिसमें 4 तत्व होते हैं। और वो अब हमने देखा कि प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है वो व्यवहारिकता में संभव है ही नहीं। सिर्फ हम उदाहरण लेते हैं, स्विट्ज़रलैंड की जो कुछ कैंटन हैं, कुछ स्विट्ज़रलैंड के जो क्षेत्र हैं, उनमें हमें प्रत्यक्ष प्रजातंत्र देखने को मिलता है, जहाँ पे जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की विधियाँ हमें देखने को मिलती हैं। उसको छोड़ करके तो सब में ही अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र को हमने देखा शुद्ध लोकतंत्र कहा जाता है। लोकतंत्र का सबसे जो अच्छा जो स्वरूप है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र ही है, लेकिन वो संभव है ही नहीं। तो दूसरा है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र, यानी इसमें जनता संभव ही नहीं है कि खुद उपस्थित होकर के शासन के कार्यों में भाग ले, तो अपने प्रतिनिधि चुनती है, और जो प्रतिनिधि होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं जनता को। जनता कुछ समय के लिए, जैसे भारत में 5 सालों के लिए चुना जाता है, तो जनता कुछ समय के लिए अपना एक प्रतिनिधि चुनती है। वो प्रतिनिधि उस क्षेत्र विशेष की जनता का प्रतिनिधित्व करता है।
है। जैसे कि अभी हम उदाहरण लेंगे कि लोकसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कौन कौन सांसद कर रहे हैं, असम का प्रतिनिधित्व कौन कौन सांसद कर रहे हैं, तो वो प्रतिनिधि होते हैं उस क्षेत्र विशेष की जनता के, और वो उस क्षेत्र विशेष की जनता के लिए उत्तरदायी भी होते हैं। तो ये कौन सा स्वरूप हुआ? अप्रत्यक्ष। जनता खुद भाग नहीं ले रही है, इनडायरेक्ट भाग ले रही है, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग ले रही है। अब जो ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, इसको वापस से दो भागों में बांटा गया है। तो इम्पोर्टेंट है एक नंबर के दृष्टिकोण से, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को वापस से आधुनिक संदर्भों में दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है संसदीय लोकतंत्र और दूसरा क्या है? अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। तो इसको भी समझाती हूँ। जो संसदीय लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमने जो सरकार होती है, केंद्रीय सरकार केंद्र के लेवल पे, राज्य सरकार राज्य के लेवल पे होती है। तो अभी तक हमने राज्य के अंग देखे थे, राज्य के 4 अंग देखे थे। अब हम एक बार है ना सरकार के अंग देख लेते हैं। इस टॉपिक को करने से पहले सरकार के अंग देख लेते हैं। ये देखो, सरकार के भी अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यवस्थापिका, ठीक है, जिसे लेजिस्लेटिव बोलते हैं। दूसरा क्या है? कार्यपालिका। और तीसरा क्या है? न्यायपालिका। ठीक है। अब ये जो सरकार के अंग हैं, इनका आपस का संबंध कैसा होगा, उसके आधार पे ये दो प्रणालियां पाई जाती हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की। कौन कौन सी? संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। देखते हैं कैसे। सबसे पहले संसदीय लोकतंत्र को समझते हैं। जब व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में आपस में संबंध होता है तो हम उसे कौन सी प्रणाली कहेंगे? संसदात्मक प्रणाली कहेंगे। क्यों कहेंगे भाई? क्योंकि इसमें जो कार्यपालिका होती है वो अपने अस्तित्व के लिए व्यवस्थापिका पर निर्भर करती है और व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो हम इसे क्या कहेंगे? ये कौन सा शासन है? ये संसदीय शासन व्यवस्था है। उदाहरण बाद में दूंगी, पहले मोटा मोटा समझो। और जो दूसरी है अध्यक्षात्मक, उसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका पर निर्भर नहीं करती है। तीनों अंग स्वतंत्र होकर अपने अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं। जो जो उनको संविधान ने उनके अधिकार क्षेत्र दिए हैं उसमें रहकर वो कार्य करते हैं, नियंत्रण और संतुलन बनाए रखते हैं। अब इसका जो पहला है, इसका अच्छा उदाहरण हम ले सकते हैं भारत को। ठीक है, भारत को भी ले सकते हैं, ब्रिटेन को भी ले सकते हैं। और जो अध्यक्षात्मक है, इसका सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल ले सकते हैं वो है अमेरिका। ले सकते हैं ना? कैसे? अब भारत में देखो, भारत में सबसे पहले व्यवस्थापिका को समझो। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो आपको जो आगे के 2 चैप्टर है ना पॉलिटी के, वो आराम से समझ में आएंगे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है? व्यवस्थापिका। अब व्यवस्थापिका में केंद्र स्तर पे आती है संसद और राज्य स्तर पे आती है विधानमंडल। तो हम सबसे पहले केंद्रीय व्यवस्थापिका का उदाहरण लेकर समझते हैं। हमारे संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब इनके लिए जो सांसद चुनकर आते हैं वो कहाँ से आते हैं? यहाँ से जनता ही उनको चुनकर भेजती है। जो एमपी होते हैं, मास्टर ऑफ पार्लियामेंट, या जिन्हें हम कहें सांसद। तो अब लोकसभा में सांसद चुनकर आए, जनता ने प्रत्यक्ष रूप से मतदान करके अपने सांसदों का चुनाव किया। अब ये जो सांसद हैं, ये जिस पार्टी के ज़्यादा होंगे, जिस पार्टी के लोग ज़्यादा जीत कर आएंगे, इसका मतलब उस दल को बहुमत प्राप्त हुआ है। और जिस दल को बहुमत प्राप्त हुआ है वो ही दल क्या बनाएगा? अपनी सरकार बनाएगा। राष्ट्रपति उसे ही आमंत्रित करेंगे कि आओ, आपको बहुमत प्राप्त हुआ है और आप अपनी सरकार बनाओ। और हमें अच्छे से पता है कि कार्यपालिका में क्या आता है। कार्यपालिका में केंद्रीय स्तर की बात कर रहे हैं हम, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद आती है। तो जो कार्यपालिका का गठन हो रहा है वो किससे हो रहा है? वो लोकसभा यानी किससे? व्यवस्थापिका से हो रहा है। कि भाई लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होगा उस दल का जो नेता है ना, वो क्या अपनी सरकार का गठन करेगा।
ठीक है। तो प्रधानमंत्री के लिए अलग से चुनाव नहीं हो रहे हैं, याद रखने योग्य बात है, बल्कि जो व्यवस्थापिका है ना वहीं से व्यवस्था हो रही है। अब कार्यपालिका अपने गठन के लिए किस पर निर्भर करी? व्यवस्थापिका पे। तो उत्तरदायी भी किस पर होगी? व्यवस्थापिका में। यानी जो प्रथम सदन है लोकसभा, इसी के प्रति उत्तरदायी होगी, क्योंकि जनता ने चुनकर भेजा था उन सांसदों को और उन सांसदों के आधार पर ही सरकार बनी। अब सरकार लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होगी। और हम देखते हैं कि लोकसभा में जब तक बहुमत प्राप्त रहता है, उस दल को विश्वास प्राप्त रहता है, तब तक वो सरकार शासन करती है। तो हमने देखा कि ये व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में आपसी संबंध पाया जाता है, ठीक है। लेकिन अध्यक्षात्मक में क्या है? अमेरिका के उदाहरण के द्वारा समझते हैं। वहाँ पर राष्ट्रपति जो होता है, मुखिया, तो उसका अलग से चुनाव होता है। वो अपने चुनाव के लिए, अपनी नियुक्ति के लिए, उसकी नियुक्ति नहीं होती है, उसका चुनाव होता है। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री की क्या हो रही है? नियुक्ति हो रही है ना। तो वहाँ पर राष्ट्रपति का अलग से चुनाव होता है, उसको विधायिका से या न्यायपालिका से कोई लेना देना नहीं होता है। वो अपने अस्तित्व के लिए स्वतंत्र होता है, किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। तो आ गया है समझ में संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राजनीतिक लोकतंत्र की मान्यताएं पढ़ते हैं कि जो लोकतंत्र का ये रूप है ये क्या मानकर चलता है, क्या इसकी मान्यताएं हैं, क्या इसका मेन कॉन्सेप्ट है। तो ये उदारवादी संविधानवाद में आस्था रखते हैं। जो संविधानवाद है, संविधान में ये आस्था रखते हैं, उदारवादी मूल्यों में ये आस्था रखते हैं। ये प्रभु सत्ता का निवास जनता में मानकर चलते हैं कि सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित होती है? जनता में निहित होती है। राजनीतिक लोकतंत्र का सैद्धांतिक पक्ष होता है लोकतांत्रिक राज्य, जबकि व्यवहारिक पक्ष होता है लोकतांत्रिक शासन। और लोकतांत्रिक शासन हमने देख ही लिया, दो रूप, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक है। जनता इसमें सरकार को नियुक्त करती है, सरकार पर नियंत्रण करती है और जनता के अंदर इतनी पावर होती है कि वो उसे हटा भी सकती है। हटा सकती है ना भाई। हर 5 साल में जनादेश होता है, हर 5 साल में मतदान होता है, तो जो अच्छा काम नहीं करेगा उसको सरकार के द्वारा हटा दिया जाता है। तो जनता ही सर्वे सर्वा होती है। राजनीतिक लोकतंत्र स्वयं में साध्य नहीं होता है, बल्कि जो लोकतांत्रिक मूल्य होते हैं, पहले बताया मैंने, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा, तो इन लोकतांत्रिक मूल्यों की प्राप्ति का साधन मात्र होता है, ठीक है। राजनीतिक लोकतंत्र की हमने मान्यताएं देखी। अगला जो हमारा है सामाजिक लोकतंत्र, तो अलग से भी पूछा जा सकता है। राजनीतिक लोकतंत्र को स्पष्ट कीजिए, सामाजिक लोकतंत्र को स्पष्ट कीजिए। अब सामाजिक लोकतंत्र नाम से ही स्पष्ट है, जो समाज पे केंद्रित होगा, है ना, समाज में लोकतंत्र की स्थापना पर बल देता होगा, तो वही बात है। इसका लक्ष्य है सामाजिक समानता पर, सामाजिक समता पर बल देना। सामाजिक लोकतंत्र सीधा साधा बोलता है कि समाज में किसी भी आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, न किसी की नस्ल के आधार पे, न किसी वर्ण यानी रंग के आधार पे, न किसी की जाति के आधार पे, न धर्म के आधार पे, न भाषा के आधार पे, न लिंग के आधार पे और न जन्म के आधार पे कि भाई आपका गोरा कलर है तो आपको विशिष्ट अधिकार प्राप्त होंगे, काले हैं तो आपके अधिकारों की कटौती हो जाएगी। होता है क्या ऐसा भारत में? बताओ मुझे, क्या पुरुष और महिला में वो अलग बात है व्यवहारिकता की, क्या हमारा संविधान महिला और पुरुष में कोई भेदभाव करता है क्या? नहीं करता ना, समान अधिकार देता है नागरिक मान करके। मुझे ये बताओ, क्या भाषा के आधार पे हमारे संविधान में किसी भाषा को कुछ विशिष्ट अधिकार और सुविधाएं दी गई हैं क्या? कि भाई आप ये भाषा बोलते हो, हिंदी बोलते हो या अंग्रेजी बोलते हो तो आपको कुछ विशेष सुविधाएं दी जाएंगी? नहीं, सभी भाषाओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने का अधिकार है। इसी तरह से मुझे ये बताओ, क्या किसी धर्म को या किसी जाति को कुछ विशिष्ट अधिकार दिए गए हैं क्या? उनके आधार पर भेदभाव किया गया है क्या? नहीं ना। तो सामाजिक लोकतंत्र क्या कहता है कि जाति, धर्म, भाषा, लिंग, जन्म के आधार पे आप भेदभाव करो व्यक्ति व्यक्ति में, तो वो भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। लोकतंत्र ही है, बस उसके अलग अलग रूपों की चर्चा हो रही है। राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक लोकतंत्र देखा, सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक लोकतंत्र देखा। अब ये आर्थिक क्षेत्र में देखेंगे आर्थिक लोकतंत्र, जो बोलेगा कि उत्पादन के सभी साधनों पर संपूर्ण समाज का नियंत्रण होना चाहिए, ऐसे नहीं कि किसी विशिष्ट वर्ग के हाथों में केंद्रित हो जाए। आगे हम नैतिक लोकतंत्र देखेंगे। तो
ये लोकतंत्र ही है मेन तो, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में उसके अलग अलग रूपों को हम देख रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार हो। सबसे पहले तो वो इंसान है ना, ये वर्गीकरण तो बाद में है जाति वर्ण लिंग के, तो उसके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए बिना किसी भेदभाव के। अब क्वेश्चन आ जाता है, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्या शर्त होनी चाहिए, क्या अनिवार्य परिस्थितियां होनी चाहिए जब सामाजिक लोकतंत्र स्थापित होगा। तो पहली परिस्थिति है कि समाज में जितने भी विशेषाधिकार मौजूद है ना पहले से, चाहे वो धर्म के आधार पे किसी को विशेष अधिकार दिए गए हों, नस्ल के आधार पे, भाषा के आधार पे दिए गए हों, लिंग के आधार पे दिए गए हों, तो उन विशेषाधिकारों का क्या करना चाहिए, खात्मा करना चाहिए। अब आपके मन में ज़रूर से एक क्वेश्चन आ रहा होगा भारत के एग्जाम्पल के रेफरेंस में कि मैडम भारत में महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है, भारत में कुछ जो जातियां हैं उनको भी विशिष्ट आरक्षण दिया गया है, तो वो क्यों है, वो तो समानता के अकॉर्डिंग नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी वो तर्कसंगत है, क्योंकि जब हमारे संविधान निर्माताओं को ये लगा कि कुछ जातियाँ इतनी ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं, कुछ वर्ग इतने ज़्यादा पिछड़ गए हैं विकास की यात्रा में, कि उनको सभी जातियों के बराबर लाने के लिए जातिगत आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसी तरह से महिला, हमने देखा महिला और पुरुष बहुत ज़्यादा अंतर आ गया था हमारे समाज में, तो उन जातियों को, उन वर्गों को सशक्त बनाने के लिए हमने उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं दी गई हैं, और ये विशेष सुविधाएं तर्कसंगत दृष्टिकोण से दी गई हैं। तो इसमें ये लक्ष्य नहीं है कि समाज में भेदभाव किया जाएगा। दूसरा, ये पहला तो बोल दिया इसने कि समाज में जितने भी विशेषाधिकार है उनका अंत किया जाना चाहिए। जैसे फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, फ्रांस की क्रांति का उदाहरण ले लो। फ्रांस की क्रांति का मेन कारण था कि जो समाज था ना वो 3 भागों में बटा हुआ था। पहले भाग में साधन संपन्न वर्ग, पादरी वर्ग आता था। जो दूसरा वर्ग होता था एस्टेट, दूसरा एस्टेट जो होता था उसमें कुलीन वर्ग के लोग आते थे, राजा हुआ, राजा के मंत्री, सामंत वगैरह। तीसरा जो एस्टेट था उसमें जनसाधारण के लोग आते थे और उनमें भेदभाव होता था। पहले और द्वितीय एस्टेट के लोग थे जिनको विशेष अधिकार प्राप्त थे कि उनको कर भी चुकाना नहीं होता था, ऊपर से वो तृतीय एस्टेट पे कर भी लगा सकते थे। और जो तृतीय स्टेट के लोग थे वो बेचारे जनसाधारण थे, उनके पास इतने साधन भी नहीं थे, फिर भी उनको कर अदायगी करनी पड़ती थी, प्रथम और द्वितीय स्टेट की सेवा करनी पड़ती थी। तो क्रांति हुई ना, उस क्रांति ने क्या किया, ये सारे विशेषाधिकारों का अंत कर दिया समाज में, है ना। तो वही बात है कि समाज में विशेषाधिकार व्यवस्था का अंत होगा तब ही आप कह सकते हो कि सामाजिक समानता स्थापित हो रही है, सामाजिक लोकतंत्र स्थापित हो रहा है। दूसरा, सभी व्यक्तियों को सामाजिक प्रगति के समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। क्या हमारे भारत में अभी ऐसा है क्या कि कोई वैकेंसी निकली हुई है, उस वैकेंसी में महिलाएं भाग नहीं लेंगी, या कोई जाति विशेष भाग नहीं लेगा, नस्ल विशेष भाग नहीं लेगा? तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सभी व्यक्ति जो हैं उनको प्रगति के, आगे बढ़ने के समान अवसर दिए जाने चाहिए। इन आधारों पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आर्थिक लोकतंत्र। तो जो आर्थिक लोकतंत्र है वो ये कहता है कि आर्थिक जो शक्ति है वो किसी विशिष्ट वर्ग के हाथ में, विशिष्ट वर्ग पूंजीपति वर्ग, जिसके पास पूंजी है ना। तो ये मार्क्सवादी और समाजवादी अवधारणा है जिसको हम थोड़ा और समझ लेंगे। पहले ये देखिए, आर्थिक शक्ति विशिष्ट वर्ग के हाथों में केंद्रित नहीं होनी चाहिए। सारी पावर ऐसे नहीं कि उसी में आ जाए विशिष्ट वर्ग में, बल्कि संपूर्ण जनता के हाथ में केंद्रित होनी चाहिए। यानी जो उत्पादन के साधन हैं, उत्पादन के साधन का संपूर्ण समाज का उन पर नियंत्रण होना चाहिए। ऐसे नहीं कि उत्पादन के साधन किसी विशिष्ट वर्ग के हाथ में, पूंजीपति वर्ग के हाथ में केंद्रित हो जाएं, और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुरूप कार्य करने के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएं। और ये जो आर्थिक लोकतंत्र की व्यवस्था है ये सहकारिता के सिद्धांत पर, सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। और आर्थिक लोकतंत्र का जो वर्तमान विचार है वो मार्क्सवादियों ने दिया और समाजवादियों ने प्रस्तुत किया। लेकिन जब हम प्राचीन अवधारणा देखते हैं तो प्राचीन जो आर्थिक लोकतंत्र की अवधारणा थी वो व्यक्तिवाद से जुड़ी हुई थी। और व्यक्तिवाद क्या कहता था? व्यक्तिवाद ये कहता था कि जो उत्पादन के साधन है ना, तो उन पे कोई समाज वगैरह का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। जो योग्य वर्ग होगा, जो योग्य व्यक्ति होंगे,
वो अपने आप ही प्रतिस्पर्धा में टिके रह जाएंगे। तो वो स्वतंत्रता पर बल देते थे, बाजार की मुक्ति पर बल देते थे। लेकिन बाद में उनकी आलोचना की गई कि ऐसे तो जो बिल्कुल ही जो साधनहीन वर्ग हैं वो तो टिक ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम देखते हैं मार्क्सवाद तो कार्ल मार्क्स थे और एंजल्स थे, तो उन्होंने जो विचार दिया उसे हम मार्क्सवाद के नाम से जानते हैं। तो मार्क्सवाद ने पूंजीवादी व्यवस्था पर कठोर प्रहार किया था कि भाई पूंजीवादी व्यवस्था में जो फैक्ट्री है, फर्म का मालिक है या पूंजीपति है, उसके हाथ में ही सारी पूंजी केंद्रित हो जाती है। अब उत्पादन के दौरान जो लाभ प्राप्त हुआ है उसमें श्रमिकों का भी तो हिस्सा है ना, मजदूरों का भी तो हिस्सा है, उन्होंने भी तो मेहनत की है। लेकिन जब लाभ होता है ना तो लाभ का वितरण मजदूरों में नहीं किया जाता है, पूरा का पूरा लाभ, पूरा का पूरा पैसा पूंजीपतियों में केंद्रित हो जाता है। तो पूंजीपति और शक्तिशाली होते चले जाते हैं और जो वो साधन संपन्न होते चले जाते हैं, और जो बेचारे श्रमिक हैं, मजदूर हैं, ये और ज़्यादा साधनहीन, शोषित होते चले जाते हैं। और ये पूंजीपति वर्ग इनका शोषण भी करते हैं, क्योंकि जो व्यक्तिवादी अवधारणा है, पूंजीवादी अवधारणा, वो राज्य के नियंत्रण को स्वीकार नहीं करती है। वो कहती है कि खुला छोड़ दो, मार्केट की शक्तियों के आधार पर चलने दो, जो योग्य होगा वो अपने आप टिक जाएगा प्रतिस्पर्धा में। लेकिन ये मार्क्सवादी कहते हैं कि भाई राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि उत्पादन के साधन किसी एक वर्ग में ही केंद्रित हो गए हैं। साधनहीन वर्ग है उनको भी उत्पादन के साधनों में बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, है ना। तो आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। तो ये विचार है, हमने देखा मार्क्सवादी और समाजवादियों ने दिया। नेक्स्ट है नैतिक लोकतंत्र। लोकतंत्र की ये शाखा क्या बात करती है? नैतिकता की बात करती है, नैतिक मानवीय मूल्यों की बात करती है। नैतिक मानवीय मूल्य समानता हो गया, है ना, बंधुत्व हो गया, व्यक्ति की गरिमा हो गई। देखते हैं, लोकतंत्र एक नैतिक और आध्यात्मिक जीवन दर्शन के रूप में भी स्वीकार किया गया है। नैतिक लोकतंत्र लोकतांत्रिक दर्शन का व्यवहारिक रूप है। इसमें मानवीय मूल्यों को ही समाज का और शासन का आधार माना गया है। और जो हम नैतिक लोकतंत्र देखते हैं उसकी सर्वोत्तम अभिव्यक्ति हुई है 1789 में हुई फ्रांस की क्रांति में। 1789 की फ्रांस की क्रांति, जब मैं विश्व का इतिहास पढ़ा रही थी उसमें भी आया था कि कैसे जो नेपोलियन है उन्होंने फ्रांस की क्रांति के विचारों को यूरोप में फैलाया था। आया ना ध्यान कि फ्रांस की क्रांति इतिहास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि उस वक्त निरंकुश राजशाही का शासन था, राजाओं का शासन था। उस दौरान ये क्रांति हुई, जनता ने की सामाजिक असमानताओं के विरोध में और जो राजनीतिक जो कुशासन था उसके विरोध में। और बाद में हम देखते हैं कि फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई थी, है ना, इस क्रांति के बाद। तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति नैतिक लोकतंत्र की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है। कैसे कह सकते हो? क्योंकि इस क्रांति के द्वारा स्वतंत्रता की बात कही गई, समानता की बात कही गई, बंधुत्व की बात कही गई कि भाई आपने जो एस्टेट में समाज को बांट रखा है, उनको विशेष अधिकार दे रखे हैं, वो गलत है। तो इस तरह की उन्होंने बात कही। तो बच्चों थोड़ा डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी था इस चैप्टर को, तो जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। लेकिन मेन फोकस रखना लोकतंत्र के अर्थ पे, लोकतंत्र के रूप पे, ठीक है। और अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे लोकतंत्र के प्रमुख सिद्धांतों का। धन्यवाद।